डायरेक्ट टैक्स वाला अपना पार्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने कैलकुलेशन वाला टॉपिक जो है शुरू कर दिया था। इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनके लिए जो स्लैब रेट्स है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं वो हमने देखा। तो काफी सारे कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स कल कवर हो गए थे। स्लैब रेट्स के ऊपर बात हुई, उसमें एज ग्रुप के बेसिस पे बाइफर्केशन देखा, 0 to 60, 60 to 80, 80 एंड अबव वो वाली कैटेगरी है। और इसके साथ साथ रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट, इसके बेस पे बाइफर्केशन था। जो हायर एग्जेम्पशन मिल रहा है 3 लाख और 5 लाख वाला जो स्लैब है वो एग्जेम्पशन सिर्फ रेसिडेंट्स को मिल रहा है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट असेसी है तो एज का क्राइटेरिया इररेलेवेंट है, उसमें मैटर ही नहीं करता है कि भाई एज कितनी है कितनी नहीं, बेसिक एग्जेम्पशन कितना रहेगा, 2.5 लाख रुपए का रहेगा। अच्छा, इसके साथ फिर हमने देखा कि अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए की लिमिट में है तो एक रिबेट मिलता है आपको। रिबेट का मतलब डिस्काउंट हो गया। सेक्शन नंबर कौन सा था? 87 कैपिटल ए। उसमें बोला था अप टू 12,500 रुपीज आपकी टैक्सेबल इनकम में से लेस हो जाएगा। तो उसके बाद अल्टीमेटली मीनिंग ये निकलता है कि 5 लाख रुपए तक टोटल इनकम दिखाओगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 आने वाली। ठीक है, उसमें एक 7 लाख की लिमिट है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट प्रोविजन। कल मैंने वो करेक्शन भी करवाया था। सेक्शन है 115 बीएसी। तो यहाँ पे एक्चुअली में ना 2 कैलकुलेशन की स्कीम्स है। एक नॉर्मल प्रोविजन है जो कल सीखा, और एक आगे आने वाला है 115 बीएसी करके एक सेक्शन है। तो दैट इज एन ऑप्शनल स्कीम। उसमें जब 87A यूज होता है तो वहां पे लिमिट 7 लाख है, लेकिन अभी नॉर्मल प्रोविजन में स्कीम क्या है? 5 लाख। तो वो मैंने आपको कल पॉइंट क्लियर कर दिया था कि वो 2 केसेस को अलग अलग रखना है। अभी मैंने नॉर्मल प्रोविजन समझाया, दूसरा टॉपिक अपना पढ़ना बाकी है, वो थोड़ा लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे, अभी इमीडिएटली मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज बाकी के चैप्टर्स में काफी सारे सेक्शंस कवर करने के बाद आप रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा है, अभी पता नहीं चलेगा। दूसरा हमने देखा कि अगर हायर इनकम ग्रुप है, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर है, तो वहां पे सरचार्ज, एडिशनल चार्ज या एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल होगा। और उसका रेट कितना रहेगा? 10%, 15%, 25%, 37%, वहां तक रेट जा रहा था। अब जैसे ही बात सरचार्ज की आती है, वहां पे थोड़ा हैवी टैक्सेशन हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जितनी इनकम कमाई उससे ज्यादा तो आपका टैक्स लग रहा है, तो वहां पे आपको फिर मार्जिनल रिलीफ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो कंसेप्ट भी हमने देखा। तो ये सब चीजें इंडिविजुअल से रिलेटेड थी जो कल बात हुई थी। अब इसके साथ साथ एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने आपको बताया 4%, वो स्टैंडर्ड है, वो सबके ऊपर लगने वाला है। अच्छा, इसमें सीक्वेंस समझना जरूरी है कि पहले कौन सा अमाउंट आता है, बाद में कौन सा चार्ज करते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ। पहले तो जो आपके स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है उसके हिसाब से जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है आप वो कैलकुलेट कर लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट आएगा वो या तो 87A के रिबेट का आएगा या फिर सरचार्ज का आएगा। अब जब सरचार्ज आता है तो मार्जिनल रिलीफ साथ में चेक करना ही पड़ता है, डिपेंडिंग कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कल बात हुई थी कि जो चेक पॉइंट्स बने हुए 50 लाख, 1 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, उससे थोड़ी सी ज्यादा इनकम हो तो ये मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज वाली कंडीशन बीच में आती है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो या तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे या फिर रिबेट आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये इनकम ग्रुप अलग है अप टू 5 लाख और ये इनकम ग्रुप है मिनिमम 50 लाख, तो दोनों कभी भी साथ में नहीं आने वाले। तो इनमें से जो भी एप्लीकेबल है वो आप गिन लो, सारा कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो बचेगा उस पे लास्ट में आता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये आने के बाद लास्ट में जो अमाउंट आता है उसके ऊपर राउंडिंग ऑफ होता है, जो 288D हमने देखा, मल्टीपल ऑफ ₹10। तो ये है प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि पहले क्या अप्लाई होगा बाद में क्या अप्लाई होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स देखें। अब आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअल्स के अलावा बाकी भी कैटेगरी है। पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है। तो ये सब एंटिटीज पे टैक्सेशन का क्या रूल है, कैसे अप्लाई होता है, वो हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के केस में। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। अब स्लैब रेट्स नहीं आएंगे, अब जो फोकस रहेगा वो फ्लैट रेट्स पे होगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर उसकी इनकम या टोटल इनकम जो भी होगी उसके ऊपर सीधा 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। अब इसमें 5%, 20%, 30% नहीं है, सीधा 30%। तो ये बहुत कॉस्टली हो गया ना। फ्लैट रेट पे आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स 30% हो गया, इससे नीचे जाने नहीं वाला है। तो जितनी आप टोटल इनकम दिखाओगे उतना आपको 30% टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म्स पे एप्लीकेबल है। अब फर्म का जो कैलकुलेशन होता है इसमें और काफी सारे टॉपिक्स रिलेट होने वाले, थोड़ा बहुत मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज ये एज अ चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ फर्म्स, तो उसके अंदर भी कैलकुलेशन आएगा। प्लस जो PGBP का अपना हेड है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें भी पार्टनरशिप फर्म की एज अ बिजनेस बात होती है।
तो वहां पे भी ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। अब देखो ऐसा है, अब जैसे मैंने एक फॉर्म बना दी, ठीक है, इग्नाइट एकेडमी के नाम से, मेरी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड है और टैक्स मैं उसके नाम से ही पे कर रहा हूँ, या आपसे जो अमाउंट कलेक्ट कर रहा हूँ वो इसके थ्रू मेरी इनकम में शो हो रहा है। अब ये एक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलग एंटिटी है, दिस इज वन एंटिटी। कंपनी नहीं है नो डाउट, सेपरेट लीगल एंटिटी वैसे नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी हो गई। अब हम दो लोग यहाँ पे पार्टनर है, मैं हूँ और भूपेंद्र सर है, 50-50% पार्टनर है। तो ये सेकंड एंटिटी और ये थर्ड एंटिटी, मतलब यहाँ तीन लोग है, हम दो ही पार्टनर है, बट इनकम टैक्स में तीन पर्सन हो गए, एक फर्म और उसके दो पार्टनर। समझ आए? अब टैक्सेबिलिटी कैसे हो रही है, फर्म की टैक्सेबिलिटी अलग है, हमारी टैक्सेबिलिटी अलग है। तो फिर कौन कितना टैक्स पे करेगा, कौन कितनी इनकम शो करेगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए प्रोविजंस बनाए हुए। अब क्या हो रहा है ना कि जो भी अमाउंट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ वो फर्म के अकाउंट में जा रहा है, वो इग्नाइट एकेडमी की इनकम के तौर पे दिख रहा है। अब इसका अपना एक पीएनएल बनेगा, तो जो भी इनकम रिकॉर्ड हो रही है वो मैं क्रेडिट करता जाऊंगा, एक्सपेंसेस जो है वो भी सामने डेबिट होते जाएंगे। अब हम दोनों फिर एज अ पार्टनर कैसे अर्न कर रहे हैं? तो इस पार्टनरशिप फर्म से हम लोग रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहे हैं, सैलरी बोल लो, रेम्यूनरेशन बोल लो, हम वो चार्ज कर रहे हैं। तो एक अमाउंट मैं लेके जा रहा हूँ, ये सारे रेवेन्यू में से एक सर लेके जा रहे हैं। अब हम जो अमाउंट लेके जा रहे हैं वो हमारी इंडिविजुअल इनकम हो गई, तो उस इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? हम दोनों पे करेंगे अपने अपने रिटर्न में, ठीक है। उस इनकम के ऊपर फर्म टैक्स पे नहीं करेगी। बट अगर यही सिस्टम है तो फर्म के ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं। हम क्या करेंगे, सारा रेवेन्यू दिखा दिया, सारे एक्सपेंस दिखा दिए, जो बचा हम आधा आधा ले गए, खत्म। तो फर्म का नेट प्रॉफिट तो जीरो। अब जब फर्म का नेट प्रॉफिट जीरो हो गया तो फर्म टैक्स पे क्यों करेगी? तो उसके रिटर्न में 30% में तो मैं 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करूंगा। ये बात तो गवर्नमेंट को मालूम थी कि फिर ऐसे ही होने वाला है, और अगर हमने इसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया तो लीगली ये कोई गलत काम भी तो नहीं है। इसमें मैंने चोरी क्या किया? भाई मेरी फर्म है, मैंने इतना पैसा कमाया, इतना खर्चा किया, जो बचा हम आधा आधा ले गए, और जो लेके गया हूँ उस पर इंडिविजुअली टैक्स दे रहा हूँ ना स्लैब रेट पे, तो मुझे सस्ता पड़ेगा, मैं तो वही काम करूंगा। तो इस चीज पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। रिस्ट्रिक्शन के लिए एक सेक्शन है, पीजीबीपी में कवर होता है 40, और उसका क्लॉज है बी, सेक्शन 40 क्लॉज बी। इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स को कुछ भी पे करने से पहले जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, इसको बुक प्रॉफिट बोला जाता है, इसका एक हिस्सा पार्टनर्स लेके जा सकते हैं एज रेम्यूनरेशन, लेकिन पूरा नहीं, इस पे लिमिटेशन आ जाती है। तो फर्म ने जितना भी पैसा कमाया उसका बुक प्रॉफिट, ठीक है, वो बुक प्रॉफिट में से एक हिस्सा पार्टनर्स लेके जाएंगे एज देयर रेम्यूनरेशन, लेकिन बाकी का हिस्सा जो होता है ना वो फर्म की इनकम मानी जाएगी कंपलसरी। मतलब कुछ इनकम तो आपको फर्म में दिखानी ही पड़ेगी। मेरा बोलने का मतलब ये है, सारी इनकम पार्टनर के खर्चे या उसकी सैलरी के नाम पे आप नहीं दिखा सकते। कुछ हिस्सा ऐसा रखना पड़ेगा जिसपे टैक्स कौन पे करेगा? फर्म ही पे करेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं रखते तो मैंने आपको बताया फिर क्या होता। कोई पार्टनरशिप फर्म इंडिया में 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरती। कौन बेवकूफ होगा जिसको स्लैब रेट का बेनिफिट मिल रहा हो 30% टैक्स भरेगा? कोई नहीं भरेगा, जब तक उसके ऊपर कोई मिनिमम कंप्लायंस नहीं आएगा। अब ये सब गिनते कैसे हैं वो बात की बात है, वो आज का टॉपिक नहीं है, वो इस सेक्शन में आगे बात करेंगे। बट एक हिस्सा जो है ना वो फर्म के हिस्से में टैक्सेबिलिटी पे आएगा। अब जितना भी अमाउंट है, एक अजम्पशन ले लेते हैं, बुक प्रॉफिट 5 लाख रुपए, सिर्फ एक अजम्पशन ले रहा हूँ रैंडमली। इसमें सपोज पार्टनर्स को अलाउ कर दिया कि आप टोटल 3 लाख रुपीज रेम्यूनरेशन के नाम पे लेके जा सकते हो, तो हम दोनों पार्टनर्स में वो 1.5 लाख ईच हो गए, ठीक है। अच्छा, तो बाकी बचा फर्म की इनकम, वो कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख पे टैक्स तो फर्म को ही भरना पड़ेगा 30%। अमाउंट कितना आ जाएगा? 60,000। तो 60,000 फर्म के नाम से टैक्स चला गया। अच्छा, हम दोनों के पास जो इनकम आई है वो हमारे इंडिविजुअल रिटर्न में स्लैब रेट में जाएगी। अगर हमारी और कोई इनकम नहीं है तो 0 to 2.5 लाख में हम लोग एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। तो हो सकता है कि हमारी यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी ना हो, लेकिन फर्म ने तो टैक्स पे कर दिया। अब फर्म का जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था उसमें 60,000 रुपीज टैक्स पे करने के बाद बचा 1.4 लाख। ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का ही है ना। तो ये पैसा हम यूज कर सकते हैं कि यूज भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमारा ही पैसा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टैक्स फर्म के नाम से भरा जाएगा, बाकी का पैसा पार्टनर ले जाओ, आधा आधा बांट के, कौन मना कर रहा है? अब ये पैसा जब हम विड्रॉ करेंगे तो ये कैपिटल विड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स के नाम पे दिखेगा, ये रेम्यूनरेशन के नाम पे नहीं दिखेगा। तो हम इसको एज अ प्रॉफिट फर्म में से निकाल के लेके जा सकते हैं। तो वो विड्रॉवल या जो ड्रॉइंग्स आप पढ़ते हो अकाउंटिंग में, ये वैसे दिखेगा। तो हम लेके जा सकते हैं पैसा, डेफिनेटली हम ही यूज करेंगे, लेकिन फर्म के अकाउंट से इन्होंने टैक्स पे कराया। अगर मान लो ये सब नहीं होता तो हम क्या करते? 5 लाख रुपए दो पार्टनर आधा आधा बांट लेते, 2.5 लाख रुपए, बेसिक एग्जेम्पशन हो जाता दोनों का, हमारी टैक्स लायबिलिटी भी जीरो, फर्म की भी जीरो, तो किसी ने कोई टैक्स पे ही नहीं किया। समझ आ रहा है? तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए, और 3 एंटिटीज हैं जो अपना अपना रिटर्न इंडिविजुअली फाइल कर रही है। कोई कंफ्यूजन इसमें?
अब समझ आ रहा है? तो फर्म के केस में कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, फ्लैट रेट 30%। अच्छा, इसमें भी फिर सरचार्ज वाला प्रोविजन है। अब सरचार्ज वाले प्रोविजन में आप रेट देख लो कितना बोला है, और लिमिट क्या बोली है, 1 CR। तो 1 CR से ऊपर अगर टोटल इनकम फर्म की जा रही है तो फर्म के ऊपर सरचार्ज लगेगा। इसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी उस टैक्स लायबिलिटी पे 12% सरचार्ज। वो तो आपको पता है, सरचार्ज कभी भी टोटल इनकम पे नहीं लगता है, सरचार्ज हमेशा टैक्स लायबिलिटी पे लगता है। इट इज एडिशनल चार्ज ऑन द एग्जिस्टिंग चार्ज। तो ये भी तो एक चार्ज है जो आप पे कर रहे हो, उसके ऊपर एडिशनली आपको 12% एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट होगा। अब बाकी फिर नंबर्स पे डिपेंड करता है कैसे कैलकुलेशन होने वाला है। ये सब कुछ करने के बाद अब देखो, जहां सरचार्ज आएगा वहां मार्जिनल रिलीफ की बात होने ही वाली है, तो एक बार चेक करना पड़ सकता है, डिपेंड्स। ये सब होने के बाद लास्ट में वही 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैटर खत्म। आया समझ में, क्लियर हो? तो ये फॉर्म वाला कैलकुलेशन इतना ही है, इसमें और कोई स्लैब्स कोई वेरिएशंस नहीं है, सिंपल एक स्टैंडर्ड रेट लगने वाला है। कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, क्लियर है? अब इसमें भी अपने मार्जिनल रिलीफ वाला जो कंसेप्ट है एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो टॉपिक था क्या। अब देखो, मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी टोटल इनकम अज्यूम कर लेता हूँ 1,02,00,000, ये टोटल इनकम। अब 1,02,00,000 पे अगर टैक्स कैलकुलेट करे तो रेट तो फ्लैट लगने वाला है, 30% लगा के देख लो कितना आएगा। 30% टैक्स का मतलब 30,60,000, यही होगा। बस, इसमें और कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। अब क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, बात आ जाएगी सरचार्ज पे। सरचार्ज लगेगा इसके ऊपर 12%, तो 30,60,000 का 12% कितना हो रहा है, 34,200। ओके, तो सरचार्ज लगा के ये अमाउंट आ गया। अब क्योंकि आपने सरचार्ज लगाया है और ये इनकम वो चेक पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा है, नियर बाई है, 1 करोड़ का चेक पॉइंट है यहाँ पे एक ही है, तो 1,02,00,000 बहुत नियर बाई हो गया। तो एक बार हमें 1 करोड़ पे चेक कर लेना चाहिए कि उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है। तो अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए की है तो उस पर 30% टैक्स रेट गिनेंगे तो कितना आएगा, 30 लाख आ जाएगा। अच्छा, इस पे सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है। अब आप कंपेयर कर सकते हो ना, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कल देखा था वैसे ही रहेगा। मार्जिनल रिलीफ के कैलकुलेशन में मैंने आपको बोला था इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, बोलो 4,27,200, और इंक्रीमेंटल इनकम यहां से यहां तक आते आते इनकम सिर्फ बढ़ी 2 लाख रुपए से। तो गलत हो गया ना, 2 लाख रुपए इनकम बढ़ी और 4.25 लाख रुपए टैक्स भरोगे, इतना थोड़ी होगा। डिफरेंस का जो अमाउंट है वो रिलीफ। डन, समझ आए? दिस इज मार्जिनल रिलीफ। अब कैलकुलेशन भी तो कंप्लीट करना है। अपना कैलकुलेशन ये था 34,27,200। मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। इसमें से रिलीफ क्लेम कर लो 2,27,200। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 32 लाख एग्जैक्ट। ये वही हो गया ना, 30 लाख तो लग ही रहा था, ऊपर के 2 लाख ये लेके चले गए पूरे, तो 32 लाख हो गया। अब रिलीफ के बाद क्या बचता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस कर दो, फाइनल आंसर जो भी अमाउंट आ रहा है तो सबका सेम ही आएगा, 4% प्लस कर दो, जो अमाउंट आया वो फाइनल। अगर कहीं 10 रुपीज के मल्टीपल में राउंड ऑफ नहीं है तो कर देना, है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया? तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया, और फर्म के केस में कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करना है। कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? डन, कंप्लीट। तो फर्म एंड एलएलपी वाला पार्ट यहाँ पे डन। अब हमें नेक्स्ट जो एंटिटी टारगेट करनी है दैट इज कंपनी। आपको इसमें कुछ लिखना है तो नोट कर लो, फिर कंपनी वाला कैलकुलेशन देख लेते हैं।
बोलो, हो गया, नोट कर लिया? चलो, तो फर्म वाला कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट। अब देखते हैं कंपनीज के केस में क्या हो रहा है। तो कंपनीज के केस में इन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है दो कैटेगरी में। एक अपना इंडियन कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनी। अब इंडियन कंपनीज के केस में अगेन फ्लैट रेट 30%, सेम क्राइटेरिया। फॉरेन कंपनीज के केस में फ्लैट रेट 40%, ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं। सरचार्ज वाली बात करें तो रेंज है 1 करोड़ प्लस और दूसरी कैटेगरी है 10 करोड़ प्लस। यहाँ पे सरचार्ज का रेट 7% और यहाँ पे 12%। ये सरचार्ज का रेट 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 7%, 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 12%। यही यहाँ पे देखें फॉरेन कंपनीज के केस में तो लिमिट वही है 1 करोड़ प्लस, बट रेट रिड्यूस कर दिया उन्होंने 2%, और 10 करोड़ प्लस होगा तो 5%। सरचार्ज का रेट रिड्यूस कर दिया क्योंकि फ्लैट रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो फिर सरचार्ज में थोड़ा बहुत उसको कॉम्पनसेट कर दिया, ऐसे अपने समझ सकते हैं। अब बाकी सारा कैलकुलेशन वैसा ही है जैसा हम फर्म में देख रहे थे या फिर आपने स्लैब रेट्स में देखा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। कुछ एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट करते हैं। इंडियन कंपनी का केस देख लेते हैं। टोटल इनकम है 10 करोड़ 51 लैक्स। अब आप ट्राई करो, सब कुछ डेटा आपके सामने है। टैक्स का रेट कितना आएगा, सरचार्ज किस रेट पे लगेगा। अच्छा, अगर मार्जिनल रिलीफ की कुछ बात हो तो वो एप्लीकेबल है या नहीं वो चेक करना है। तो 10 करोड़ 51 लैक्स है तो 10 करोड़ के चेक पॉइंट के आसपास है, तो एक बार रिलीफ भी ढूंढ के देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप खुद ही ट्राई करो, जो समझ में आ रहा है फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ।
चलो हो गया, ट्राई कर लिया। बोलो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 15 लाख ये आ गया। अब इसके बाद सरचार्ज 12%, उसको मिला के कितना अमाउंट हो रहा है? बराबर 13,600, सही है। अब ये सरचार्ज के साथ आ गया। रिलीफ चेक किया आपने, मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है, ओके। कितना आ रहा है रिलीफ का अमाउंट? ओके, सबका आया रिलीफ? किसी को नहीं समझ आया कैसे गिनना है, करवाना है, कुछ कंफ्यूजन? बोलो। दस करोड़ पे सरचार्ज, हाँ लगेगा। आपने अगर इसके कंपैरिजन में 10 करोड़ पे गिना होगा ना, तो 10 करोड़ पे सरचार्ज लगाया कि नहीं लगाया? हाँ नहीं लगाया तो वो मिस्टेक हो जाती है काफी बार। तो ये 3 CR आएगा, तो इस पे भी तो 7% सरचार्ज लगेगा ना। लगाने के बाद कंपेयर करना है। अब देखना पड़ेगा, अब रिलीफ नहीं आएगा। वही देखिए 51 लाख की इनकम बढ़ रही है, टैक्स लायबिलिटी तो 31-32 लाख से ही बढ़ रही है, तो कोई रिलीफ नहीं आएगा। तो यही अमाउंट फाइनल है, ठीक है। अगर आप ये भूल गए ना तो आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने 10 करोड़ के ऊपर का अमाउंट दिया आपको, 1 करोड़ का नहीं, क्योंकि 10 करोड़ पे भी सरचार्ज लगता है। ऐसा पॉइंट अपन ने कल भी तो किया था, जब इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ की रेंज में देख रहे थे, सेम पॉइंट है। चलो, तो ये रिलीफ तो आएगा नहीं। अब डायरेक्टली 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टोटल कर दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। राउंडिंग ऑफ देख लेना। चलो कंप्लीट। तो कंपनीज के रिलेटेड जो कैलकुलेशन था वो भी आपको सारा यहाँ समझ आ गया। फॉरेन कंपनी होगी तो भी सेम कैलकुलेशन, खाली रेट चेंज हो जाएंगे, फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं आने वाला। बाकी चीजें देख लेते हैं। एक स्पेसिफिक रेट है डोमेस्टिक या इंडियन कंपनीज के केस में, वो भी समझ लो। पेज 10 पे आपको एक पॉइंट मिलेगा 400 करोड़ रुपीज वाला। उसमें ऐसा बोला है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी हो जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं था, तो उसको इस साल इनकम टैक्स के रेट में मिलेगा डिस्काउंट। 30% के बदले रेट हो जाएगा 25। तो ये एक इंडिविजुअल कंडीशन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंपनी का प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर दे रखा हो, तो समझ लेना ये 400 करोड़ वाला पॉइंट रेफरेंस में है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसा तो रेट खाली 25 हो जाएगा, और ये नहीं है तो रेट 30% रहेगा। कुछ नहीं बोला है तो अपने 30 मानेंगे नॉर्मल, बस इतना एडिशनल पॉइंट है उसमें। नेक्स्ट आप देखो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले केस में कुछ कैलकुलेशन बताया हुआ है कि उन पे टैक्स रेट कैसे लग रहा है। अब ये अगेन एक स्लैब रेट है, बट छोटी सी कंडीशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं दिया। बोला अगर इनकी टोटल इनकम 10,000 रुपए भी है ना, तो भी उस पर टैक्स लगेगा 10%, 1000 रुपीज। अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो उतने अमाउंट पे लगेगा 20%। स्लैब रेट हो गया। तो 0 to 10,000 10%, अप टू 20,000 20%, उससे ऊपर गया तो 30%, ठीक है। तो दैट इज अ स्लैब रेट, जैसे इंडिविजुअल था वैसे। सरचार्ज का कंसेप्ट इसमें भी है, 12% 1 करोड़ पे, सेम मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट रहने ही वाला है, इम्प्लाइड सी बात है। तो इसमें इससे ज्यादा कोई कंप्यूटेशन वाला पार्ट नहीं। बाकी कंडीशंस में एक मैक्सिमम मार्जिनल रेट करके बोला है, जो डेफिनेशन अपन ने पेंडिंग भी रखी थी। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, लास्ट पॉइंट है वो, MMR सेक्शन 2 का क्लॉज है 29C। व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट? मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक एज अ बैकअप यूज होता है। कभी अगर किसी इंडिविजुअल पे, एओपी पे, बीओआई पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाना हो बिकॉज ऑफ सम नॉन कंप्लायंस, तो ये रेट यूज किया जाता है। तो ये बनाया कैसे इन्होंने? स्लैब रेट्स में सबसे हाईएस्ट रेट कौन सा? 30%, वो यूज कर लिया।
सरचार्ज में सबसे हाईएस्ट रेट कौन सा है? 37%, वो यूज कर लिया, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगने ही वाला है, तो इन सबका टोटल करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट मिल जाएगा। अब ये 30 प्लस 37 67 ऐसे नहीं करना है, ये 30 का 37% है, तो आप 30 ले लो कैलसी पे, सिर्फ 30 टाइप करो, उस पे करो प्लस 37%, कितना आ रहा है? 41 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस 4%, 42.744, ये है इफेक्टिव रेट ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट या एमएमआर। 30% प्लस उसका 37% प्लस उसका 4%, तो 42.744 ये इफेक्टिव रेट आपका टैक्स का जा रहा है, अगर एमएमआर आप पे इम्पोज कर दिया तो। एओपी बीओआई में ऐसा होता है, वो आगे उस टॉपिक में अपने कवर करेंगे। बोलो समझ आएगा? तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन वाला विद कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। थियरी वाले सारे पॉइंट्स जितने रेलेवेंट थे अभी के लिए समझ आने थे वो सब मैंने बता दिए। तो अब आपको आज थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर एक बार रीड आउट करना है तो कंप्लीट कर सकते हो। स्लैब रेट्स, सारे टैक्स रेट्स रिवाइज कर लो, कुछ क्वेरी हो तो फिर अपने उसमें आगे डिस्कशन कर सकते हैं, या और कोई सम्स कैलकुलेट कराने होंगे तो मैं एड ऑन करा दूंगा। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ पूछना हो किसी को पूरे चैप्टर में, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कैलकुलेशन में किसी पॉइंट में कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? ठीक है।